हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। करंट अफेयर्स साप्ताहिक में आज हम सप्ताह भर की खबरें लेके आए हैं। आपको यहाँ 24 से लेके 30 अक्टूबर तक की महत्वपूर्ण देश दुनिया की खबरें मिलने वाली हैं। साप्ताहिक खबरों की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप सब में से तमाम ऐसे दोस्त हमारे हैं कि जो जॉब करते हैं कहीं, तो उन्हें वीकेंड टाइम मिलता है। किसी को सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, किसी को केवल संडे मिलती है। तो और वे तैयारी भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें एक पैकेज मिल जाए करंट का, डेली हमें पढ़ना पसंद नहीं। तो उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रारंभ किया है। इसमें हम एक सप्ताह की टॉप 50 प्लस खबरों को लेके आते हैं। आज की हमारी पहली खबर है, इसमें ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। हम जैसा कि इस तरह से जो हमारी क्विज चल रही है, एक आरओ यारो के लिए भी चल रही है, तो उसमें हम विकल्प में आपको 3 से 4 सेकंड का समय देते हैं कि आप अपना सही विकल्प चुन लीजिए और प्रयास करिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि कमेंट कर दिया करिए आप लोग कि कौन सा विकल्प सही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले का देखते हैं। विकल्प हमारे पास 4 यहाँ पे दिए गए हैं। पहली विकल्प है पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोची और चौथा कलकत्ता। सही विकल्प यहाँ पे कौन सा होने वाला है? विकल्प ए मुंबई। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट तीसरे संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। हम इसके साथ व्याख्या देखते चलते हैं। तो व्याख्या से क्या होता है, कभी कभी एक साथ आपके कई प्रश्न तैयार होते हैं। और अभी आपने हाल ही में संपन्न हुआ पेट की परीक्षा को अगर देखेंगे, यूपी पेट की एक परीक्षा हुई, इसके पेपर को देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि अब जो आप जो है वन लाइनर करंट पढ़ लेते थे या केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन आपके पास होती थी, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको एक करंट अफेयर्स का समग्र अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी यह वीडियो आपकी उन जरूरतों को भी पूरा करने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया, जो भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था, जो ब्लू इकोनॉमी है, के लिए एक ब्लू प्रिंट के रूप में कार्य करता है। ब्लू प्रिंट का मतलब हुआ कि एक खाका तैयार करता है। योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक पहल है। इसमें क्या किया जाएगा? पोर्ट वगैरह को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा सस्टेनेबल जो ट्रेंड होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा और जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा उसको और ज्यादा आसान बनाने की एक स्ट्रेटजी की ये जो है इनिशिएटिव है। अमृत काल विजन 2047 के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया, जो अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है। अगली खबर है हमारी, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 विकल्प हैं, असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या सिक्किम। 3 से 4 सेकंड के बीच आप अपना उत्तर चुन सकते हैं और इस दौरान आप बता भी सकते हैं। तो इससे आपको एक तरह से रियल टाइम जो है टेस्ट की अनुभूति होगी कि हम इस समय टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए, आशा करता हूं आपने अपना सही विकल्प चुन लिया होगा। विकल्प बी हमारा कर्नाटक है सही यहाँ पे। यह बेंगलुरु कर्नाटक के पास अनेकल पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। 1971 में स्थापित इस पार्क को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 2002 में पार्क का एक हिस्सा बनेरघट्टा जैविक पार्क बन गया। यह भारत का पहला जैविक पार्क है। ध्यान रखिएगा, कोई भी खबर तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह पहली बार हो। ठीक है, तो यहां क्या दिखाया कि भारत का पहला जैविक पार्क है जिसमें बाढ़ युक्त जंगली हाथी अभयारण्य है। यानी कि जो ह्यूमन एनिमल आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, आने वाले समय आप देखे होंगे पीछे खबरों में कि कभी किसी बस्ती में हाथी घुस गया, वहां पे जो है काफी तबाही मचाई, कहीं जो है तेंदुआ घुस गया बस्ती में। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए पहली बार यहाँ पे बाढ़ युक्त जो है बाउंड्री का प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये बाहर ना जा पाए। 2006 में पार्क में भारत के पहले तितली बाड़े का उद्घाटन भी किया गया, जहां तितलियों का संरक्षण होगा। अगला प्रश्न हमारा, अभ्यास हरिमऊ शक्ति, हरिमड नहीं यहाँ पे हरिमऊ है,
भारत और किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? बायलैटरल यह जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किसके बीच किया जा रहा है? आपके पास चार विकल्प हैं। भारत सिंगापुर के बीच, या भारत फ्रांस के बीच, या भारत और मलेशिया के बीच, या भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? भारत और मलेशिया के बीच। भारत के मेघालय स्थित उमरोई छावनी में अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चलेगा। अभ्यास हरिमऊ शक्ति के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे यह भारत और मलेशिया की सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका आयोजन 2012 से किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में पुलाई क्यूलोआंग मलेशिया में आयोजित किया गया। और मलेशिया कहाँ पड़ता है? आप अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में देखेंगे तो वहां पर इंडोनेशिया और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप लगे हुए हैं। वहीं पे एक द्वीपीय देश है मलेशिया। अगर यहाँ मैप नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे, किसी यहाँ मैप नहीं लगाया है, आगे मैप में मलेशिया के बारे में भी बता दूंगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें चक्रवात तेज की उत्पत्ति हुई है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, या इनमें से कोई नहीं। हमारा विकल्प यहाँ पे सही होगा अरब सागर में। अरब सागर में चक्रवात तेज की उत्पत्ति हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से चक्रवात की उत्पत्ति, यह अरेबियन सी है, अरब सागर, और यह जो है यहाँ पे इसकी दिशा दिखाई दे रही चक्रवात की, यह कहाँ जा रहा है। ज्यादातर प्रभावित देश इसका खाड़ी देश होने वाले हैं, भारत की तरफ इसकी दिशा नहीं है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि अरब सागर में विकसित चक्रवात तेज ओमान और यमन के तटों के पास एक अत्यंत गंभीर चक्रवात बदल गया है, चक्रवात के रूप में, तूफान में। चक्रवात तेज अरब सागर में विकसित एक चक्रवात है जिसका नाम भारत द्वारा दिया गया है। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर आने वाला वायु पर संचरण है। चक्रवात में क्या होता है? इस तरह से कोई एक लो प्रेशर केंद्र होता है और इसके चारों तरफ इस तरह से हवाएं आती हैं अंदर की तरफ, और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से एक बहुत बड़े चक्रवात का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी दिशा और उसके जो है चलने की दिशा। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें कई नामों से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे टाइफून भी बोला जाता है चीन सागर और प्रशांत महासागर के तूफान को, कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर, पश्चिमी तटीय भारतीय द्वीपाधिपे, बवंडर पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में, विली विलीज उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हिंद महासागर में ये नाम दिया जाता है। एंजल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? पहला विकल्प है यह 20% की दर से लगाया जाने वाला कर है। दूसरा, इसे भारत में वर्ष 2010 में शुरू किया गया। यह निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता है, या सभी कथन सत्य हैं उपरोक्त। देखते हैं कौन से विकल्प यहाँ पे सही है। यह विकल्प ए सही है। यहाँ पर यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स मानदंडों को सरल बनाया है। नए मानदंडों के मुताबिक अब टैक्स अधिकारी उन स्टार्टअप्स की तरफ जुटाए फंड की स्क्रूटनिंग नहीं कर सकेंगे जिन्हें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह 30% की दर से लगाया जाने वाला एक कर है जो निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता है। हालांकि यह कर तब लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। अगला प्रश्न हमारा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2024। हालांकि कहीं आपको मिलान मिलेगा। 2024 का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा? आपके पास विकल्प हैं, देखते हैं। विशाखापत्तनम में, कोलकाता में, कोच्चि में, या फिर मुंबई में। सही विकल्प है आपका विशाखापत्तनम। भारत फरवरी 2004 में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन में अपनी बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करेगा। विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले इस अभ्यास में 50 से अधिक देश भाग लेंगे।
इनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। इन देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिकी महाद्वीप में ही है। जापान है, इंडो पैसिफिक रीजन में है। ऑस्ट्रेलिया है, एक अलग ही महाद्वीप है। फ्रांस है, यूरोपीय महाद्वीप का देश है। बांग्लादेश है, बंगाल खाड़ी से लगता हुआ देश। दक्षिण कोरिया प्रशांत महासागर में ही है। वियतनाम आपका, यह भी इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ता है। इंडोनेशिया है, यह भी बीच में पड़ता है, हिंद महासागर और पैसिफिक के बीच। मलेशिया भी यही। बता दें, यह अभ्यास भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास होगा। इसमें बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी अभ्यास भी शामिल होंगे। अगला है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय द्वारा वितरित किए गए? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री द्वारा नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। यह पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए विजेताओं को उनके लेखन को सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं। पुरस्कार विजेता 8 विभिन्न मंत्रालय, विभागों, संगठनों से हैं। अनुभव पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000 रुपए नकद पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को, या फिर 27 अक्टूबर को? हमारा विकल्प ए सही है। यहां पर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना भी हुई थी, मनाता है। इसकी स्थापना साल 1972 में की गई। इस दिवस का उद्देश्य विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान देना। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ ही मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है स्वर्ण पदक? अतुल सक्सेना जी, नीरज यादव जी, राकेश बहरा जी, या मोहित सिन्हा जी? इनमें से हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है? नीरज यादव जी। एशिया पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में, पैरा का मतलब होता है जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उनके लिए आयोजित कराया जाता है। भारत के नीरज यादव जी ने स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। एशिया पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है। वहीं पुरुषों की 1500 मीटर T46 इवेंट में भारत के राकेश बहरा जी ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहाँ किया गया? 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा पंजाब में। यहाँ पे सही विकल्प हमारा होगा गुजरात में, नैनो डीएपी प्लांट। यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात का मैप लगा हुआ है और यह गांधीनगर में पड़ता है। गांधीनगर यह जिला है, आप देख सकते हैं गुजरात का। इसके आसपास महसाणा जिला है, उससे लगता साबरकांठा है, अरवली है, खेड़ा है, अहमदाबाद। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों का आंदोलन आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से, स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और दाहोद यहाँ पे है, अभी उससे भी संबंधित खबर आप बहुत जल्दी देखने वाली। यह है भरूच, बहुत चर्चा में रहता है। यह है बड़ोदरा, चर्चा में रहता है सामान्यतः। और यह है सूरत, जो अपने का जो है कह सकते हैं कल कारखानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह है भावनगर, यह भी चर्चा रहता है। और यह जूनागढ़, यह जो कभी एक रियासत हुआ करती थी। और यह है गिर सोमनाथ, ठीक है। यह देवभूमि द्वारका है, बेट द्वारका जिसे आप लोग जानते हैं, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, इनके पास दोनों विभाग है, गृह मंत्रालय भी और सहकारिता मंत्रालय भी। गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। कलोल में नैनो लिक्विड डैम प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया। इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी। नैनो प्लांट का मतलब, नैनो डीएपी प्लांट का मतलब क्या हुआ कि जैसे
अभी क्या होता है कि जो भी हम डीएपी वगैरह खाद और उर्वरक रासायनिक इस्तेमाल करते हैं, तो वे क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्थूल होते हैं, लेकिन नैनो का मतलब बहुत बारीक उसके कण हो जाएंगे और उनके द्वारा पोषण प्रदान किया जाएगा। उससे क्या होता है कि उसकी पहुंच बढ़ जाती है इस तरह से डीएपी की। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? फ्रांस के साथ, जर्मनी, सिंगापुर या जापान के साथ? तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए जापान के साथ हमने सब सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई प्रोडक्ट चाहिए और उस प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, लेकिन हमने क्या किया, एक ही देश को हमने चुना और उन्हीं से हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कभी इनके साथ कोई हमारे संबंध में खराबी आती है या तनाव आता है या कोई और दिक्कत आती है, तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा था उस प्रोडक्ट के मिलने में हमें बाधा उत्पन्न होगी। तो जब बाधा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, वह सेक्टर हमारा प्रभावित हो, हमारा विकास प्रभावित होगा, हमारे लोग प्रभावित होंगे। तो यह अच्छी रणनीति होती है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए और देशों के साथ भी संबंध बना लें। इससे क्या होगा, पहली चीज हमारी डिपेंडेंसी इन पे कम होगी। तो ये क्या करेंगे, कभी गलत फायदा हमारे संबंधों का नहीं उठा सकते। दूसरी चीज, अगर इन पे कोई संकट आता है किसी तरह का, तो हम अपनी आपूर्ति बाकी देशों के साथ बिना किसी अवरोध के जारी रख सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2023 को जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मैप को आप देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मैप है। यहाँ पे देशों की लोकेशन के बारे में जानना जरूरी है। यह रहा जापान, जिसके साथ हमारा समझौता किया गया है, और यह रहा हमारा प्यारा भारत। तो हम अपने अगर पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम हिंद महासागर से होते हुए मलक्का स्टेट से बढ़ते बढ़ते इधर पैसिफिक ओशन में बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ जापान के पास पहुंचते हैं। जापान के आसपास देशों को अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कोरिया है, कोरिया देश है यहाँ पे, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, दो देश यहाँ पे हो गए। उसके अलावा यह रूस के साथ भी लगता है जापान का, और यह चीन के साथ भी अक्सर इसका विवाद लगा रहता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे आइलैंड हैं जो चीन और ये दोनों दावा करते हैं। तो यह एक सामान्य उसकी परिस्थिति, यह प्रशांत महासागर है यहाँ पर, ठीक है, प्रशांत महासागर, और ये आपका हिंद महासागर है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? विवेक रामास्वामी जी को, अशोक गाडगिल को, अरुण मेहरा को, या अजय बग्गा को? किसको किया गया है? अशोक गाडगिल को किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक से सम्मानित किया, जिसमें अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश शामिल हैं। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की है। इस अवार्ड की स्थापना 1959 में की गई थी। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने, या आर के सिन्हा जी ने? यहाँ विकल्प है ए सही है हमारा, अमित शाह जी ने। ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव की बात करें, सहकारिता की बात हो रही, तो जिसके पास मंत्रालय है सामान्यतः वही लॉन्च करते हैं। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली में NCEL लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। NCEL को इस वर्ष 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, ईरान के द्वारा, या फिर कुवैत के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया है? सही विकल्प क्या है? ईरान के द्वारा। तो यहां देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश की दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से नाम दिया जाता है। चक्रवाती तूफान हामून को ईरान द्वारा नामित किया गया है। हामून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। यहाँ पर आप हमारा प्यारा भारत देख सकते हैं, इधर आपका अरब सागर पड़ जाता है भारत के पश्चिम हिस्से में,
और इधर आपका पड़ जाता है पूरब के हिस्से में बंगाल की खाड़ी। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, लेकिन हाल ही कुछ सालों में ट्रेंड देखा जा रहा है कि अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना जो हमारे लिए जरूरी है, कभी कभी प्रश्न कैसे पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी में भारत के जो है सीमावर्ती राज्यों या तटवर्ती राज्यों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है चयन करिए या सही क्रम बताइए, या कह देगा कि दक्षिण से उत्तर का सही क्रम बताइए। इस दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे उत्तर की तरफ जो बंगाल की खाड़ी को टच करता हुआ राज्य, ध्यान रखिएगा इसमें त्रिपुरा को हमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि त्रिपुरा को जो यह त्रिपुरा है, त्रिपुरा को समुद्री एक्सेस नहीं है बांग्लादेश के द्वारा। यहां इस हिस्से में यहां बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। तो त्रिपुरा को नहीं है यहां पर, ठीक। तो अगर इस क्रम में देखेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा, पहले बांग जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को मिलती है एक्सेस। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, और उसके पश्चात आपका आता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद पड़ता है आपका सबसे लास्ट में तमिलनाडु। यह तो हो गया उत्तर से दक्षिण का क्रम। अगर दक्षिण से उत्तर का क्रम लगाना हो तो वही पड़ेगा, नीचे आप तमिलनाडु को देखेंगे, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश को, उसके ऊपर उड़ीसा, और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। तो यह क्या हुआ, यह क्रम हो गया उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। यह प्रश्न आपका, आप सोचिए एक साथ कई प्रश्न आपके तैयार हो गए। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो आने वाले चक्रवात होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, ठीक है, या कौन चक्रवात जो आया उसका नामकरण किसने किया। तो इस तरह से आपके कई प्रश्न देखिए एक साथ यहाँ पे तैयार होंगे, साथ साथ मैपिंग भी आपकी कंप्लीट होती चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा, या राजकुमार राव। किसको नियुक्त किए हैं? सही विकल्प है यहाँ हमारा राजकुमार राव। तो चलिए इनके विषय में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव, आप सब जानते होंगे, और बहुत फेमस डायलॉग है इनका, और प्यार से देखो और प्यार से देखो, ठीक है। तो एक है ना स्त्री ऐसे करके कोई फिल्म है, उसमें इनका फेमस डायलॉग है और कितना प्यार से देखें, ठीक है। अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेशनल आइकॉन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी भी लोकतंत्र में जनता जितना ज्यादा भागीदारी करती है वह लोकतंत्र उतना मजबूत होता है। अगर भारत में बात करें तो जो औसत हमारे यहाँ वोटिंग होती है ज्यादा से ज्यादा 60% होती है। कम ही कहें तो बेहतर है, बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। तो अगर इतने प्रतिशत वोटिंग आप कर रहे हो तो 40% लोग तो ऐसे हो गए कि जो कि इस लोकतंत्र में कोई भागीदारी ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो इनको भी इसमें शामिल करने के लिए इस प्रकार से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति को उसमें शामिल कराया जाता है कि इससे लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे और वे वोट की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजकुमार राव को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, आप सभी जानते होंगे, अपना नेशनल आइकॉन इन्हें बनाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? किसने बनाया था सबसे तेज शतक? आपके पास ये रहे चार विकल्प, इन चारों विकल्पों में एक शानदार विकल्प आपको चुनना है। रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, या एडन मार्करम, या बाबर आजम। कौन सा यहाँ सही विकल्प होगा? रोहित शर्मा इसका सही विकल्प है, रोहित शर्मा। सॉरी यहां पर विकल्प गलत हो गया है, यहां पर जो है ग्लेन मैक्सवेल होगा, ठीक है, विकल्प बी होगा ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अपनी पारी के दौरान मैक्सवेल ने 9 चौके 8 छक्के लगाए। इस मामले में मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 49 गेंदों में शतक जड़ा था। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हमारे पास चार विकल्प हैं, चीन में, या इंडोनेशिया में, मलेशिया में, या फिर थाईलैंड में। कहाँ किया जा रहा है? तो यह चीन में किया जा रहा है। एशिया पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने अब तक कुल 79 पदक 79 पदक हासिल किए, जिनमें 18 स्वर्ण, 22 रजत और 39 कांस्य शामिल हैं। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। भारत ने इंडोनेशिया में 2018 में आयोजित हुए इन खेलों में 72 पदक जीते हैं। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर
यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? हमारे पास चार विकल्प हैं, फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो आपका विकल्प बिल्कुल सही है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। उत्तराखंड में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय कंट्री लीड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 30 देशों के लगभग 55 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन विषय पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? पटना में, गुरुग्राम में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? कहां किया जा रहा है? हमारा विकल्प बी सही है, अर्थात गुरुग्राम में। आपने भी बिल्कुल सही विकल्प चुना। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। यह 17 दिवसीय मेला अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। यह हमारा रहा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं। और यहां पर यह जो बीच का जहां मेरा कर्सर चल रहा है, इसको मैं दूसरे कलर में कर लेता हूं अभी। यह हरियाणा है, यहाँ पे इसे व्हाइट ही करना पड़ेगा। यह हरियाणा है, यहाँ देख सकते हैं आप बीच का, और इसी के पास में येलो कलर हल्का सा दिल्ली दिख रही है। इसके इस साइड लगा हुआ है उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश है। ऊपर की तरफ यह रेड कलर में उत्तराखंड है। यहाँ पे येलो कलर फिर से हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। इधर आप जाएंगे तो यह पंजाब आपका राज्य है, और इधर आएंगे तो यह राजस्थान है। तो चारों तरफ से जो लगे हुए राज्य हरियाणा के, देखिए उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है हरियाणा से, दिल्ली की तो लगती ही लगती है। दिल्ली 3 तरफ से घिरी है हरियाणा से, एक तरफ उत्तर प्रदेश से, और पंजाब से भी सीमा लगती है, हिमाचल से भी लगती है, और राजस्थान से भी लगती है। तो कभी कभी प्रश्न कहां से बनता है? जब प्रश्न की जटिलता बढ़ाना होता है आयोग को या कमीशन को, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे प्रश्न बनाते हैं, जो भी प्रश्न बनाएंगे आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेंगे, या कह देंगे कि इस राज्य से निम्न में से किसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दे दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि हो सकता है मध्य प्रदेश का भी लगता हो, या फिर पंजाब दे दे, हिमाचल उत्तराखंड ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैप से पढ़ना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर? किसके साथ किया है? बिल्कुल आपका विकल्प सही है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने और एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमोल मजुमदार को, रमेश पवार को, या फिर निखिल चोपड़ा या अजय जडेजा जी को? तो अमोल मजुमदार जी को बनाया गया है। घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी अमोल मजुमदार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नामित किया। मजुमदार ने इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में भी काम किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? चलिए बताइए फटाफट। मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर जयपुर? कहां पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस इवेंट में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 100 5G लैब्स के पहल के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कमांडरों में 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने या अनुराग ठाकुर जी ने?
किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, क्योंकि यही हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो है रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन को हर 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? भूटान, थाईलैंड, जापान या फिर चीन के? सही विकल्प है हमारा चीन के। भारत के पड़ोसी देश चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ली केकियांग पिछले कुछ समय में संघाई में छुट्टियां मना रहे थे, जहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया, कार्डिक अरेस्ट। केकियांग 2013 से 23 तक चीन के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके। वह चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। यहां आप देख सकते हैं एशिया का मैप है, और यह जो लाल रंग में है लाल सलाम, यह लाल सलाम है, चीन है। भारत में भी कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो पूरी तरह चीन के हिस्से में काम करते हैं, मतलब रहते भारत में हैं लेकिन वो चीन के लिए काम करते हैं। मैं ये खुलेआम बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। और यहाँ देख सकते हैं चीन से लगती पड़ोसी देश, इधर मंगोलिया हो गया, ये ऊपर ब्लैक कलर मंगोलिया है, यहाँ रूस की भी सीमा लगती है, और इधर एक तरफ आपका यह जो है किर्गिस्तान की सीमा भी लगती है यहाँ पर। इधर भारत है ही, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है सीमा, ठीक है, इधर थाईलैंड से लगती है सीमा, उसके अलावा म्यांमार से भी लगती है, इसके अलावा आपका जो है लाओस से लगती है, ठीक है, वियतनाम से लगती है, और जो है आपका ये जापान तो है, जापान से डायरेक्टली तो नहीं लगती लेकिन समुद्री सीमा मिल रही है, और उत्तरी कोरिया से डायरेक्टली लगती है, दक्षिण कोरिया के बीच लाइन जो है व्यवस्था की गई है। तो यह आसपास के देशों के थोड़ा सा नाम हो गए, पहचान हो गई। इससे क्या रहता है कि आपको आगे आने वाले कोई खबर आती है तो क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। जैसे अगर किसी तरह का विवाद हुआ तो आप जानेंगे कि अच्छा ये देश यहाँ पे है तो इसके साथ ऐसा विवाद है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि ईरान के साथ चीन के विवाद चल रहे हैं, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि अरे ईरान कहाँ पे है, खाड़ी देश में, मिडिल ईस्ट में पड़ रहा है, और कहाँ चाइना है, ठीक है। और जिसको नहीं पता तो हो सकता है कि आसपास में हो, इसलिए झगड़े लड़ाई की बात चल रही है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैपिंग जरूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। किससे संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। जामरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, असम में या फिर पंजाब में? तो यहां सही विकल्प आपका कौन सा होने वाला है? यहां पे तो सही विकल्प है हरियाणा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के साथ डिजाइन किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार की योजना है। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है? अजय सिन्हा जी ने, राहुल कुमार ने, सिद्धार्थ बाबू या अमित आनंद? किसने जीता है? सिद्धार्थ बाबू ने। सिद्धार्थ बाबू ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने 26 अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों में सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिससे देश के पदकों की संख्या 18 स्वर्ण सहित 82 हो गई है। भारत ने इससे पहले 2018 के एशियाई पैरा खेलों में 72 पदक जीते थे। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अल सुल्तान इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका कौन सा होने वाला है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, विकल्प ए सही है। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को देश का अगला किंग चुना है।
वह अगले साल 31 जनवरी को निवर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। मलेशिया में एक अनूठी परंपरा है जिसमें उसके 9 शाही परिवारों के प्रमुख बारी बारी से 5 साल के लिए राजा बनते हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छी परंपरा है, नहीं तो यहाँ क्या हो जाता, गृह युद्ध जैसी स्थिति आती, उसके बाद एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते लोग। लेकिन ऐसा अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, यह हर जगह दिखनी चाहिए। यह रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ देख सकते हैं। और जब हम इधर लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है तो आइलैंड कंट्री, यह है आपका मलेशिया। ठीक है, यहाँ पर मलेशिया है, इधर आपका इंडोनेशियाई जो है वो जो है द्वीपीय देश हैं। उसके अलावा यहाँ पे वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे पड़ेंगे। इसके इधर बढ़ेंगे तो आपको ये चीन पड़ेगा, ये चीन का हिस्सा है। ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर जापान है, कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान है। ठीक है, ब्रुनोई, हनोई वगैरह पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, न्यूजीलैंड पड़ेगा। ये सारे आसपास के देश हैं। टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? किस ग्रुप से खरीदा है? एप्पल इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, विस्टा कॉर्पोरेशन या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स? किससे खरीदा है? आपका सही विकल्प है सी, विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन से। टाटा समूह भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है। यह विकास एप्पल आपूर्तिकर्ता विस्ट्रॉन कॉर्प से लगभग 125 मिलियन डॉलर में बेंगलुरु के पास एक असेंबली प्लांट के अधिग्रहण के बाद हुआ है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, चीन या अमेरिका? किसको प्रदान किया गया है? विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही है? श्रीलंका ने प्रदान किया है। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 31 मार्च 2024 तक चीन, भारत, रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान के पर्यटकों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह कदम श्रीलंकाई पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध कई नए कार्यक्रमों का हिस्सा है। अब इसमें आप देख सकते हैं जितने देशों का नाम यहाँ दिया गया है, पहली चीज तो श्रीलंका से फ्रेंडली कंट्री है। दूसरी बात, श्रीलंका की इकोनॉमी इस समय आप जानते होंगे बहुत ज्यादा डिप कर गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्त में गई है और इसको उठाने के लिए उसके पास एक बेहतर विकल्प यही है, क्योंकि श्रीलंका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है किसी चीज को, लेकिन पर्यटन के लिहाज से वो अच्छा है। तो इसलिए क्या होता है कि इन देशों के अगर वीजा फ्री कर दिया, और ध्यान रखिए कह रहा है क्या, पर्यटक वीजा, कोई वर्किंग वीजा या स्टडी वीजा और कुछ नहीं, पर्यटक वीजा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, वहां की इकोनॉमी को कहीं न कहीं बूस्ट मिलेगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? कहां पे किया गया? विकल्प हमारे हैदराबाद, बंगलुरु, मुंबई या फिर नई दिल्ली। कहां पे किया गया? तो यह किया गया है, विकल्प से सही है आपका डी, नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया। मानेकशा सेंटर, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किया है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। हाल ही में रॉबर्ट फिको को कौन सीवीं बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कौन सीवीं बार किया गया है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार? किस बार किया गया है? चौथी बार किया गया है, विकल्प सी। रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। सितंबर 2023 चुनाव में 22.94% वोटों के उनकी पार्टी एसएमईआर ने जीत दर्ज की थी। एसएमईआर पार्टी ने हलास और अतिराष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। यह मैप के द्वारा देख सकते हैं, यूरोप का एक मैप है। आप यहां देखेंगे तो यह रहा आपका स्लोवाकिया। ठीक है, यह इस तरह यहाँ ये स्लोवाकिया है बीच में, उसके ऊपर पोलैंड कंट्री है, उसके बगल में बेलारूस है और उसके बगल में यहाँ पर चेक गणराज्य है और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, या ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया है, और ठीक उसके नीचे यह हंगरी है। तो ये सारे देशों के नाम हमने बता दिया। एक देश का नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यह एक देश है, आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों से बहुत चर्चा में बना हुआ है। इस कंट्री का नाम कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि इसके पड़ोस में जो देश है अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो आप गेस कर लेंगे, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यह ब्लैक सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है और इससे लगता हुआ यह देश है। तो कमेंट करके आपको बताना है क्या नाम है इस देश का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है?
किसने लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सही विकल्प आपका होगा राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकर प्रदाताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया। स्टार्ट पहल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से राज्य में 29,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने में सहायक रही है। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, मैप के द्वारा थोड़ा देख लीजिए, राजस्थान का यहां दिखाया जा रहा है, यह रहा आपका क्या हुआ, यह राजस्थान है और इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ऊपर की तरफ आप राजस्थान के बढ़ेंगे तो यहां आप हरियाणा पाएंगे, फिर यहां पंजाब पाएंगे और राजस्थान से उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले लगते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश एक लंबी सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एक लंबी सीमा बनाता है और यहां पर यह गुजरात से भी संपर्क रखता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैपिंग से प्रश्न भी आते हैं, बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के। तो हमारे साथ अब रहेगा प्लस पॉइंट का, आपको मैप भी मिलता चलेगा, साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता रहेगा। पश्चिम बंगाल के किस टीचर ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में नामांकन प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल के कौन रहे हैं? दीप नारायण नायक, शांता थोतम, अनिरुद्ध सेन या डॉक्टर जोईता गुप्ता? हमारा विकल्प ए सही है, दीपक नारायण नायक। पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीपक नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे, अमोल मजुमदार या सारंग देव? सही विकल्प आपका कौन सा है यहाँ पे? चलिए, सही विकल्प आपका है डी, सारंग देव। प्रोफेसर सारंग देव को डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक के लिए रणनीति और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विशेषकर भारत के तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में उनकी असाधारण विशेषज्ञता और योगदान को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? ओमान, कतर, बहरीन, मलेशिया? रिपीट हुआ है प्रश्न, मलेशिया इसका सही उत्तर होगा। हम इसके बारे में देख चुके हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? सही विकल्प हमारा कौन सा है यहाँ पे? विकल्प ए सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में सेना की पहली वर्टिकल विंग टनल स्थापित की गई। उद्घाटन प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। ये सैन्य प्रशिक्षुओं को हवा में और पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फॉल स्थितियों के अभ्यस्त होने में सहायता करेगा। निम्न में से किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा हॉनचोंगबा मनाया गया? किसमें मनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर? किसमें मनाया गया उत्सव? तो यह मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर के इम्फाल में हॉनचोंगबा महोत्सव मनाया गया। यह उत्सव राज्य की पहाड़ी जनजातियों, घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। हाल ही में कौन सा हरिकेन मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है? हिन्नामजोर, ओटिस, दिक्सम या प्रोबो? सही विकल्प कौन सा है यहाँ आपका? हिन्नामजोर, सॉरी यहाँ पे ओटिस होगा, मैंने हिन्नामजोर बोल दिया, यहाँ पे ओटिस होगा। हरिकेन ओटिस मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया। यह 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला श्रेणी 5 का तूफान है। ओटिस मैक्सिको के प्रशांत तट पर आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हैरिकेन कहा जाता है। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपने आने वाली किताबों में इंडिया की जगह कौन सा शब्द प्रयोग करने का फैसला किया है? भारत, हिंद, हिंदुस्तान या सोने की चिड़िया? कौन किया गया है?
तो यहाँ विकल्प आपका ए सही है, भारत। एनसीईआरटी ने आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत करने का फैसला लिया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में संशोधन किए जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें की गई हैं। इसमें कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए, जैसे पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत, प्राचीन इतिहास को शास्त्रीय इतिहास के रूप में बदलना, पाठ्य पुस्तकों में हिंदू जीत पर जोर देना, भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव, भारतीय पारंपरिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान इत्यादि। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेविड बगलस, रॉबिन वार्ड, केविन मैककार्थी या मैक जॉनसन को चुना गया। तो विकल्प क्या है? डी सही है, मैक जॉनसन। माइक जॉनसन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए अध्यक्ष चुने गए। माइक जॉनसन लुसियाना के 4 बार से रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस के लेखक कौन हैं? कौन है इसका लेखक? टोनी सल्दान्हा, फिलिपो पसेरिनी, उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, अभिमन्यु गोयल। तो यहां पे सही विकल्प क्या है? उपरोक्त दोनों। टोनी सल्दाना और फिलिप पेरिसनी ने रिवॉल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस की पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 40 गेंदों में शतक लगाकर रिकॉर्ड किया है? रिपीट हुआ फिर से यह प्रश्न, ग्लेन मैक्सवेल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर? यह मनाया गया 26 अक्टूबर को। इस पर हमारी एक शॉर्ट्स वीडियो है, आप जाके वहां देख सकते हैं, उसको कंप्लीट डिटेल उसमें दिया गया है। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया। 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370-35 से निरस्त किए जाने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक सार्वजनिक आवास बन गया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन और भारत ने कहां पर पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? कहां पे किया है? गिनी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या खंबात की खाड़ी? कहां पे? अब विकल्प हमारा ए सही है, गिनी की खाड़ी। भारत और यूरोपीय यूनियन ने गिनी की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोतों के साथ शामिल हुआ। पोत आईएनएस सुमेधा यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों, इसमें यूरोपीय यूनियन के 3 देश फ्रांस, स्पेन, इटली शामिल थे। गिनी की खाड़ी अंध महासागर में अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण और गिनी में स्थित है। अब इससे संबंधित हम गिनी की खाड़ी को देखेंगे। यहां अगर आप देख रहे हैं तो यह आपका यह गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया दिख रहा है और यहीं पर गिनी की खाड़ी है। ये रहा, ये गिनी की खाड़ी इसे कहा जाता है, इस एरिया को। यहाँ तटवर्ती देशों के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे यह गैबॉन है, कैमरून है, नाइजीरिया है और यहाँ पे बेनिन है। बहुत सारा भी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले बेनिन आपने सुना होगा। टोगो है और एक घाना है, ठीक है, घाना है, यहाँ पर कॉन्गो है और यहाँ पे जो यह डोमिनिकन रिपब्लिक कॉन्गो है, इसकी सीमा थोड़ी सी लगती है। यह अंध महासागर जो है, इसी को अटलांटिक महासागर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है, कुछ देशों के नाम दे देगा और पूछ लेगा इनकी सीमा लगती है कि नहीं। अब देखिए डीआर कॉन्गो जो है, बहुत छोटी सी सीमा यहाँ लग रही है, ठीक है। यह एक देश है, यहाँ जो एक लाइन दिख रही है ना, यह भी एक देश है, ठीक है। इसके अलावा अंगोला, इसकी भी सीमा लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शोध फार्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत कितनी फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है? कितने के साथ? हमारा यहां 134, 27, 17 या 12? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी, 17 यूनिकॉर्न के साथ। स्टेटिस्टा के अनुसार भारत कुल 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा ने दुनिया भर के फिनटेक यूनिकॉर्न की लिस्ट जारी की है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम या यूके है, ब्रिटेन, और तीसरे पे भारत है। चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2022 में सुमित अंतिल ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसमें बनाया है? तीरंदाजी में, भाला फेंक, शूटिंग या तैराकी में? किसमें बनाया है? भाला
फेंक में। भारतीय पैरालंपिक फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने पैरा एशियन गेम्स में F64 श्रेणी में 73.29 मीटर असाधारण थ्रो किया। इन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड 70.83 मीटर को पीछे छोड़ा है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया है? किसने शुरू किया है? हमारे पास विकल्प है HPCL, हाल, IOCL या NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। किसने शुरू किया है? IOCL ने। IOCL ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का शुरुआत किया है। इस फ्यूल को गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। निम्न में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट को निर्मित कर रहा है? कौन कर रहा है? रूस, भारत, चीन या ईरान? कौन कर रहा है यहाँ पे? चीन ये काम कर रहा है। ऐसे काम चीन ही कर सकता है। टाइटेंट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा जारी हालिया सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में धोर्डो गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, मिजोरम। तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई। मोदी ने धोर्डो के नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित होने वाले रणोत्सव रेगिस्तान उत्सव का आयोजन स्थल बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैप आपने इससे पहले देख लिया है। अराट्टू त्योहार जो खबरों में देखा गया, किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? आपके पास यहां 4 विकल्प हैं: केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या मणिपुर। सही विकल्प यहां पे कौन सा है? सही विकल्प है यहां पे केरल। अराट्टू त्योहार केरल में मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अराट्टू उत्सव मनाए जाने की एक समृद्ध परंपरा है। अराट्टू उत्सव की विशेषता यह है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के शाही परिवार के मुखिया अभी भी पारंपरिक पोशाक में जुलूस के दौरान देवताओं की मूर्तियों के साथ चलते हैं। अराट्टू महोत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है। केरल की लोकेशन आप देखना चाहें तो यह हमारा प्यारा भारत है, और हम इसके अगर दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिण में यह जो एक राज्य है भारत का, यह केरल है। यह पश्चिमी घाट से लगता हुआ क्षेत्र है। यह केरल है, अलग रंग में दिख रहा है। यह तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो पूर्वी घाट है, यहां आके दोनों मिलते हैं। उसके अलावा अगर उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर की तरफ यह कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है, और कर्नाटक इधर आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और तेलंगाना के साथ भी साझा करता है। यहां इस तरफ अरब सागर पड़ रहा है आपका, और इस अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, लक्षद्वीप हैं, ठीक है, कोरल द्वीप हैं, लक्षद्वीप, और इस तरफ आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। नीचे यहां श्रीलंका पड़ता है। यहीं पर आपकी पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट भी बोला जाता है जिसे। यह पाक पाकिस्तान का नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी था। किस संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? किसने जारी किया है? IOCD, UNO, WHO या FAO ने जारी किया है? किसने किया है? आपके पास सही विकल्प यहां पे होगा, IOCD ने जारी किया है। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 जारी किया गया। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपकी पेट की एग्जाम हो आगे आने वाले, या UPPCS RO हो, या UPPCS अपर का हो। इससे पता चलता है कि भारतीय जो OECD देशों में प्रवास के मामले में प्रमुख हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भी सूची में शीर्ष पर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट हुआ है यह प्रश्न, इससे पहले भी आ चुका है, ठीक। तो इसका सही विकल्प जो होगा ये होगा 24 अक्टूबर को। अब अगला प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न है हमारी इस श्रृंखला का,
देखते हैं बन्नी उत्सव, यहां पे देखेंगे आप बन्नी उत्सव जो खबरों में देखा गया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। किसमें मनाया जाता है? तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। किसमें मनाया जाता है? यह विकल्प हमारा डी सही है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बारे में देखें तो यह इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर लाठियों से बरसात की जाती है और इसमें चर्चा में क्यों आया इसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे, उससे पहले देख लें आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। यह देखिए, यह रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है और इससे लगने वाले जो राज्य हैं यह तेलंगाना है, तो तेलंगाना भी लगता है। इधर आप अगर देखोगे तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ है आपको इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी सीमा से लगता है। इधर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा भी लगता है। इस तरफ आएंगे तो ये आपका कर्नाटका है, कर्नाटका भी लगता है। इस तरह आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु भी लगता है। तो आपने इस तरह से देख लिया कि आसपास लगने वाले राज्य भी कभी कभी प्रश्न पूछेगा तो परेशान नहीं होना। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पारंपरिक छड़ी उत्सव, जिसे क्षेत्रीय रूप से बन्नी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। मणि और मल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी की रात को बन्नी उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ, कुछ लोग ज्यादा ही उत्साहित हो गए शायद और खेल खेल में एक दूसरे का सर फोड़ दिए और इसमें इतना ज्यादा खुशी हो गई कि मर भी गए 3 लोग और बाकी लोग घायल हो गए हैं। तो यह खबर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह आखिरी खबर थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है कि आपकी परीक्षा के लिए सहयोगी है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और प्रयास करिए कि और दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। मिलते हैं अगली साप्ताहिक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।